आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीजन क्लासेस पे। बच्चों, हम लोग क्लास 9th का जो चैप्टर है हिस्ट्री का पढ़ रहे थे, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। पिछला जो 3 टॉपिक है और उसका सब टॉपिक जो है सारा वीडियो अपलोड किया जा चुका है मेरे YouTube चैनल पर। आप लोग देख सकते हैं जा करके। आप टॉपिक वाइज सर्च कीजिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, पहले टॉपिक का नाम लिखिएगा और 22 सीजन क्लासेस @360 डालिएगा, वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा। और बिल्कुल लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा डिटेल स्टडी का मज़ा उठाइए, ठीक है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कीजिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने चौथे टॉपिक में। इस टॉपिक का नाम है डिड वुमेन हैव रेवोल्यूशन। क्या औरतों लोगों ने क्रांति की थी? हाँ, औरत लोग जो थी सभी क्रांतियों में भाग ले रही थी, ऐसा नहीं है। औरत जो था मेन का बिल्कुल साथ दे रही थी हर क्रांति में। टॉपिक है डिड वुमेन हैव रेवोल्यूशन। क्या औरत लोगों ने क्रांति की? तो इसका आंसर है हाँ, की। ठीक है, अब देखिए एक पिक्चर है। इस पिक्चर में औरत लोग ढोल, तलवार, है ना, त्रिशूल, भाला, ये सब लेकर के मार्च कर रही है और ये घोड़े पर बैठ के उसको लीड कर रही है। ये सब जो औरत हैं वो क्रांति कर रही है। ये हुआ एक कहानी ऐसा कि भाई फ्रांस में भूखमरी का दौर चल रहा था। फ्रांस के सारे लोग जो थे वो खाने की कमी से, स्टारवेशन से लोग मर रहे थे। और इन औरतों को कहीं से पता लग गया कि राजा का जो पैलेस है, महल है वर्साइल में, वहाँ पे बहुत बड़ा भोज होने वाला है। तो इन औरतों को लगा कि हमारे यहाँ खाने के लिए नहीं है और राजा भोग विलास में लिप्त है। तो गुस्साई औरतों ने अपने घर से जो सामान मिला निकल के राजा के पास पहुँच जाती है। राजा के राजमहल में जब जाती है, वहाँ देखती है कि एक्चुअल में वहाँ पे कोई भोज का आयोजन नहीं था। ठीक है, तब ये औरत बोलती हैं कि आपको हमारे दुखों का, हमारे तकलीफ़ों का आपको कोई भी अंदाज़ा नहीं है। आप फ्रांस के गरीब बस्ती से बहुत दूर वर्साइल के पैलेस में रहते हैं, आप हमारे साथ आकर के रहिए, इन लोगों ने राजा से आग्रह किया। ठीक है, तो ये एक पिक्चर उसी पेंटिंग को दर्शाने के लिए, उसी इवेंट को दर्शाने के लिए पेंटिंग जो है बनाया गया है। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं चैप्टर का टॉपिक से कि बहुत सारे घटनाओं में, है ना, तो जो फ्रेंच में जो बदलाव हो रहा था उस सब बदलाव में औरतों का कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन था। सरकार के तरफ से इनके जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो बहुत सारी औरत जो थी वो थर्ड स्टेट का अपना जीवन चलाने के लिए बहुत सारा काम करती थी। कुछ लॉन्ड्री में काम करती थी, फल बेचती थी, फ्रूट बेचती थी, सब्जियां बेचती थी मार्केट में जा कर के। कुछ डोमेस्टिक वर्क करती थी, बड़े बड़े प्रोस्पेरस पीपल थे उनके यहाँ, जो वेल्दियर पीपल थे उनके यहाँ जाके नौकरी करती थी। ठीक है, बस जो डॉटर थी नोबल और वेल्दियर फैमिली के, यानी जो धनाढ़ लोग थे, उनके बच्चे पढ़ते लिखते थे कॉन्वेंट स्कूल में, और उनका जो फैमिली था मैरिज से जुड़ा हुआ था। यानी कि वर्कर जो एरिस्टोक्रेसी है, चाहे नोबल है, उनका शादी भी होगा तो नोबल और एरिस्टोक्रेसी से होगा। वर्किंग वुमेन जो थी वो क्या करती थी, अपने फैमिली की देखभाल करना, खाना बनाना, पानी लाना, लाइन में लग करके ब्रेड लाना बच्चों के लिए। ठीक है, ये सब सारा जो जिम्मेदारी था वो औरतों के ऊपर था। यानी बहुत स्ट्रगल, आज भी स्ट्रगल में कम नहीं है औरतें। घर में कुछ भी हो जाए, उनको बुखार लगे, सर्दी लगे, कुछ भी लगे, खाना उनको बनाना ही पड़ता है। तो आज भी वो हार्ड वर्कर है, मेन से ज़्यादा काम करती है। इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड, अब बोला क्या कि ये जो औरत के इंटरेस्ट के बारे में भाई कौन बात करेगा। तो औरतों लोगों ने भी पॉलिटिकल क्लब बनाया, जैसे जैकोबिन क्लब था रोबेस्पियर का, वैसे औरतों लोगों ने भी पॉलिटिकल क्लब बनाया। अलग अलग फ्रेंच सिटी में बहुत सारा क्लब था उनका, 60 यानी कि लगभग 60 क्लब बना लिए थे इन लोगों ने। ठीक है, उनमें से एक क्लब था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी रिपब्लिकन वुमेन, सबसे फेमस था, जो सरकार पर, जो नेशनल असेंबली पर दबाव डालती थी, अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए दबाव डालती थी। ठीक है, वो डिमांड था औरतों का कि हमको सेम पॉलिटिकल राइट मिलना चाहिए। ठीक है ना, कि 1791 में जो संविधान बना था, औरतों को पैसिव सिटीजन नहीं, औरतों को एक्टिव सिटीजन नहीं, पैसिव सिटीजन
औरतों को पैसिव सिटीजन के अंडर में रखा गया था। वो मांग कर रहे थे कि हमें वोट देने का अधिकार दिया जाए, असेंबली में हमें चुनने का अधिकार दो, हम लोग भी चुना करके असेंबली में गवर्न करें, मतलब मंत्री बने, सरकार में हमारा रिप्रेजेंटेटिव हो, ताकि औरतों का वेलफेयर भी देखे वो। ठीक है, अर्ली समय में जो क्रांतिकारी गवर्नमेंट थी, ठीक है, उन्होंने कुछ लॉ बनाया, ठीक है, जिससे औरतों की स्थिति सुधरी। ये क्वेश्चन पूछता है, उनके लिए क्या किया गया? उनके लिए स्कूल खोला गया, स्कूलिंग कंपलसरी कर दिया गया सभी लड़कियों के लिए। फादर ज़बरदस्ती किसी से भी शादी नहीं करा सकता था उनकी इच्छा के विरुद्ध। मैरिज जो था उसको कॉन्ट्रैक्ट पे बना दिया गया और बिल्कुल सिविल लॉ के अंडर उसको ला दिया गया। डिवोर्स को लीगल कर दिया, औरत भी डिवोर्स ले सकती थी। पहले सिर्फ मेन डिवोर्स ले सकते थे, लेकिन अब औरत भी ले सकती थी। औरत को ट्रेनिंग दिया गया जॉब करने के लिए, छोटा छोटा बिजनेस चलाने के लिए। ठीक है, ये कुछ इम्प्रूवमेंट जो था वो औरतों के लिए किया गया। औरत का स्ट्रगल जो था पॉलिटिकल राइट का लगातार चलते रहा। रीजन ऑफ टेरर के समय रोज़फेरी ने पॉलिटिकल क्लब जो भी था औरत का वो सब बैन कर दिया था और बहुत सारे औरतों को एग्जीक्यूट भी कर दिया, मार भी दिया गया था। ठीक है, औरत लोगों ने अपने वोटिंग राइट के लिए लगातार संघर्ष करते रही ताकि उनको पॉलिटिकल राइट्स मिले, वोट देने का अधिकार मिले। ये पूरी दुनिया में जब इसका चर्चा हुआ इंटरनेशनल लेवल पर, तब 19वीं सेंचुरी और 20वीं सेंचुरी में अंतोगत्वा जा करके फ्रेंच औरतों को 1946 में 1946 में वोट मिला। बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा। 1789 से जो संघर्ष कर रही थी वो 1946 में जाकर उनको वोटिंग राइट मिला। देखिए कितना साल का अंतर है बीच में, 200 सालों का अंतर है। ठीक है, ये एक रेवोल्यूशनरी पार्टी जो कि ज़्यादा फेमस थी, उसी की एक नेता है जिनका नाम है ओलंपी दे गोजेस। ठीक है, ये प्रोमिनेंट नेता थी जिन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ वुमेन एंड सिटीजन की डिमांड की थी। तो बाद में, और ये ओलंपी जो गोजेस है वो जर्मन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी करती थी। तो भाई इनको क्या कर दिया गया, देशद्रोह का आरोप लगा के इसको फांसी पे लटका दिया गया, गलटन पर चढ़ा दिया गया, मार दिया गया। ये देखिए औरत लोग जो है लाइन लगी हुई है बेकरी के सामने कि अब मुझे ब्रेड मिल जाएगा। इतना लंबा लंबा लाइन, ये यहाँ पर ये चैन दिख रहा है सबको लाइन में, क्योंकि जितना डिमांड था उतना खाना नहीं था। तो दुकान में लूटपाट जो था आम बात हो गया था फ्रांस में। तो औरतों लोगों ने संघर्ष किया और कुछ हद तक उनको न्याय मिला, कुछ हद तक उनको फैसिलिटीज़ मिला, कुछ हद तक उनको एजुकेशन, मैरिज, राइट टू फ्रीडम कुछ मिला। लेकिन बहुत हद तक उनको बहुत सारे राइट, जो पॉलिटिकल राइट्स थे, उनको मिलने में उनको बहुत देर लग गया। उन्होंने क्रांति की और हर क्रांति में उन्होंने भाग लिया और अपने अधिकारों के लिए वो लड़ी। जो एग्जिस्टिंग जो गवर्नमेंट थी उनके खिलाफ लड़ी, पीछे नहीं रही क्रांति में। ठीक है, अब जो है फिफ्थ टॉपिक है हमारा। फिफ्थ टॉपिक में पढ़ते हैं द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। ठीक है, एवोल्यूशन का मतलब होता है पतन, यानी ख़त्म कर देना, गुलामी का अंत। तो गुलामी व्यवस्था समझ लीजिए क्या होता है कि जब गुलामी व्यवस्था का मतलब होता है कि किसी बड़े प्लांटेशन लैंड ओनर्स के यहाँ पर खटना बिना पैसों के, बस खाना पीना देता था और दिन भर काम करवाता था, शोषण करता था। वे ऐसे लोग थे कि बहुत ज़्यादा गरीब थे और गरीब होने के कारण ज़बरदस्ती उनको कैद करके रखा जाता था। ठीक है, और उनसे बहुत सारा काम करवाया जाता था। उसी को स्लेवरी, गुलामी कहा जाता है और ये वंशानुगत चलता था। ठीक, तो उसी को पढ़ना है हम लोग को। यूरोप में सबसे जो क्रांतिकारी रिफॉर्म्स था जैकोबिन की रिजीम में हुआ था, उसने स्लेवरी को ख़त्म कर दिया था। स्लेवरी कहाँ कहाँ होता था? कैरेबियन आइलैंड में, वहाँ पर कुछ जगह का नाम है जैसे मार्टिनिक्यू, उसके बाद गुआडेलोपो, सैन डोमिंगो, ये सब इम्पोर्टेंट सप्लायर्स है कमोडिटी का। यानी ये कैरेबियन आइलैंड जो है वो तंबाकू, इंडिगो, शुगर, कॉफ़ी, ये सब यूरोपियन मार्केट में सप्लाई करते हैं। तो सप्लाई करने के लिए इनको बोने के लिए, उगाने के लिए इनको लेबर चाहिए था। तो यूरोपियन लोग काम करना चाहते नहीं थे इतना हार्ड वर्क,
इसीलिए ट्रेड होता था, और ट्रेड जो था वो यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका, ठीक है। इधर है यूरोप, इधर है अफ्रीका और इधर है अमेरिका। देखिए इस तरह से ट्रायंगुलर ट्रेड होता था, ठीक है। अफ्रीका से ले जाया गया यूरोप, अफ्रीका से ले जाया गया अमेरिका, ठीक है। ये हो गया अमेरिका। अफ्रीका से सारा यहाँ से सब ले जाके इधर ले गया, इधर ले गया। और यहाँ पर है कैरेबियन आइलैंड। तो सारे जो स्लेब थे सबको उठा उठा के शिप में भर के ले जाए जाते थे। स्लेव ट्रेड 17वीं सेंचुरी में शुरू हुआ। फ्रेंच मर्चेंट जो थे वो जाते थे बोर्डिक्स और नेटेज में, ठीक है। वहाँ के चीफ जो मुखिया थे उससे मिलते थे, वो लोग स्लेब का इंतज़ाम करते थे। उनको स्लेब को टाइटली शिप में पैक करके 3 महीने की यात्रा के बाद अटलांटिक ओशन पार करके कैरेबियन पहुँचते थे, और प्लांटर्स को, जो प्लांटेशन ओनर थे, उनको बेच देते थे। स्लेब का एक्सप्लॉयटेशन होता था बहुत ज़्यादा, ठीक है। और यूरोपियन क्यों होता था? क्योंकि यूरोपियन में डिमांड बहुत ज़्यादा था, और यूरोपियन डिमांड को पूरा करने के लिए शुगर, कॉफ़ी, इंडिगो उगाने के लिए स्लेब की ज़रूरत पड़ती थी। काम कौन करेगा भाई? वही लोग करेंगे जो पैसे वाले थोड़े काम करते हैं। तो पोर्ट सिटी, बोर्डिक्स और नेटिव जो था वो प्रोस्पेरस होता चला गया स्लेब ट्रेड करके, ठीक है। उसके बाद 18वीं सेंचुरी में क्या हुआ कि स्लेवरी का क्रिटिसिज्म होने लगा। तो नेशनल असेंबली जब आया तो उसने डिबेट किया लंबा चौड़ा कि भाई जब राइट्स ऑफ मैन देंगे तो हमको स्लेवरी को बंद करना पड़ेगा, ठीक है। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन इसके खिलाफ हो गए, भाई स्लेवरी बंद हो जाएगा तो हमारा काम कौन करेगा। तो 1794 में एक कन्वेंशन के द्वारा, कन्वेंशन वही रोज़पेली के अंडर में, उसके द्वारा सारे स्लेव को आज़ाद कर दिया गया, ठीक है। लेकिन ये आज़ादी ज़्यादा दिन तक रही नहीं। 10 साल बाद नेपोलियन दोबारा स्लेवरी को चालू कर देता है। प्लांटेशन ऑनर समझ गए थे कि अफ्रीकन निगरों को गुलाम बना करके रखना चाहिए। इसके लिए वो राजा से मिलते थे और पैसा वैसा दे करके मनाते थे कि स्लेव ट्रेड को जारी रखिए किसी भी तरह से। अमीर लोग अपना काम कराने के लिए पैसे का और पॉलिटिक्स का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। वैसे ही किया गया और स्लेव ट्रेड लगातार चलता रहा। अमेरिका में जब ये अब्राहम लिंकन जब आए थे तब जाके स्लेवरी ख़त्म हुआ था, ठीक है। अभी भी कुछ जगहों पर है स्लेवरी, लेकिन न के बराबर है, पूरी तरह से अब ख़त्म हो गया है, ठीक है ना। 1848 में यहाँ दिया हुआ है डेट। 1848 में स्लेवरी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया था यूरोप से, ठीक है। स्लेव ट्रेड इज़ बैंड इन 1848। अब 6 टॉपिक है द रेवोल्यूशन एंड द एवरीडे लाइफ, यानी दैनिक जीवन में क्रांति का क्या असर हुआ। तो बोला है कि क्या पॉलिटिक्स लोगों का कपड़ा का पहनावा, लैंग्वेज, जो बुक पढ़ते वो चेंज कर सकता है? तो हाँ, बिल्कुल चेंज कर सकता है भाई। तो 1789 में फ्रांस में बहुत सारा बदलाव आया लोगों के जीवन में, औरतों के जीवन में, बच्चों के जीवन में, ठीक है। बहुत सारा कानून बनाया जिस कानून के अनुसार उन लोगों को लिबर्टी और इक्वलिटी का मज़ा लेने के लिए मिला। कुछ इम्पोर्टेंट लॉ जो है वो इफेक्ट में आया। जब बस्तायर का किला ढा दिया गया था तो सेंसरशिप को ख़त्म कर दिया गया। ओल्ड रिजिम में सारे मटेरियल जो थे, पहले बुक्स है, न्यूज़पेपर, प्ले, ये सब बिना राजा के परमिशन के नहीं छपता था, उसी को सेंसरशिप कहा जाता है। जब क्या हुआ, न्यू डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन जब प्रोक्लेम्ड हुआ तो बोलने की आज़ादी नेचुरल राइट बन गया। अब न्यूज़पेपर, पैम्पलेट, बुक, प्रिंटेड पेपर पूरे फ्रांस में भर गया था, पूरे गांव में, हर जगह पर, और कोई रोक टोक नहीं था। और पूरे जो आइडियाज़ था उसका एक्सपेंशन होने लगा पूरे फ्रांस में। पूरा फ्रांस जो था वो इंटेलेक्चुअल तरक्की कर रहा था। फ्रीडम ऑफ प्रेस हो गया, ठीक है। अब कोई भी रोक नहीं सकता था प्रेस को। कहानी, नाटक, प्रिंट, प्ले, फेस्टिवल, ये सब जो थे इंडिपेंडेंटली लोग अब मनाने लगे। बहुत बड़े लिबर्टी के प्रचारक, जस्टिस के, पॉलिटिकल फ्लेस पर इन लोगों ने बहुत सारा किताबें लिखी, और पढ़े लिखे लोग इसको पढ़ते भी थे। जो पढ़े लिखे थे वो पढ़ते थे, कुछ औरत लोग पढ़ी लिखी थी वो भी पढ़ती थी, और जो नहीं पढ़ सकते थे उनको बोल बोल कर सुनाया जाता था। इस तरह से लिटरेसी जो थी फ्रांस में, ठीक है ना, बढ़ती चली गई। तो ये बहुत अच्छा काम हुआ फ्रांस में। अब हम लोग चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में आ गए हैं। नेपोलियन कैसे पावर को ओवर रूल करता है। तो सबसे पहला आप समझ लीजिए मोनार्की था जिसमें लुई 16 राजा बना। लुई 16 के बाद
नेशनल असेंबली बना थर्ड स्टेट की मदद से। तो राजा के पावर को लिमिट करके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जब बना तो कहा गया क्या कि उसमें से बहुत सारा पॉलिटिकल क्लब बना। तो पॉलिटिकल क्लब में एक क्लब फेमस हुआ जैकोबिन क्लब। उसने बोला कि जो नेशनल असेंबली है उसमें एरिस्टोक्रेसी, नोबल, क्लर्की के ज़्यादा लोग हैं, वो गरीब जनता की, पीजेंट्स की, लेबर की, वर्कर्स की सरकार नहीं है और मैं उसका प्रतिनिधित्व करूँगा। इसीलिए रोबेस्पेरी जो होता है राजा को कैदी कर देता है, जेल में डाल देता है, मार देता है और तब जो होता है फ्रांस का डिक्टेटर बन जाता है। और रीजन ऑफ टेरर उसी के समय को कहा जाता है। तो उसका जो शासन था उसको कन्वेंशन कहा जाता है। कन्वेंशन के बाद डायरेक्टरी रूल आता है। डायरेक्टरी रूल जो था वो मिडिल क्लास के जो अच्छे लोग थे, पर जो धनाढ़ लोग थे, उनके अंडर में शासन चला जाता है। तो डायरेक्टरी रूल भी ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। उसके बाद फिर डायरेक्टरी रूल आपस में लड़ते थे, इसलिए पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी था। इस पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को दूर करने के लिए नेपोलियन खुद आकर के सत्ता संभाल लेता है और नेपोलियन फिर से फ्रांस का मोनार्क राजा बन जाता है। ठीक है। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट खुद को फ्रांस का शासक घोषित कर देता है। ठीक है। और क्या करता है, वो निकल पड़ता है अपने अगल बगल वाले जितना जो किंगडम था सब पर विजय हासिल करने के लिए। जीतता था और अपने फैमिली के मेंबर को वहाँ बैठा देता था। उसने बहुत सारा लॉ मतलब बनाया था, जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकते हैं, मतलब वेट्स और मेजर का यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया, डेसिमल सिस्टम बनाया। नेपोलियन को शुरू में लिबरेटर कहा गया। लोग उसका स्वागत करते थे, उसकी पूजा तक करते थे। हर जगह पर वो जाता था और राजा को, वहाँ के राजा को मार करके जनता को, है ना, शोषण से मुक्त करता था और अपना शासन व्यवस्था स्थापित कर देता था। इससे परेशान होकर के बहुत सारे देश मिल करके, ऑस्ट्रिया, पर्शिया, ठीक है, ब्रिटेन और रसिया, ये सब मिल करके अंत में उसको 1815 में हरा देते हैं। हराने के बाद उसे मतलब निर्वासित कर देते हैं। ब्रिटिश का एक आइलैंड है सेंट हेलेना, वहाँ पर उसको भेज देते हैं और वहीं पर 3-4 साल बाद अल्सर से उसकी मौत हो जाती है। नेपोलियन का चैप्टर जो होता है ख़त्म हो जाता है। इसके बाद का कहानी आपको 10th में पढ़ना है। ठीक है। तो यूरोप का बहुत सारा पार्ट जो होता है नेपोलियन के प्रभाव में आ जाता है। अब जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो कंक्लूजन है वो क्या कंक्लूजन है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन पूरी दुनिया को लिबर्टी, डेमोक्रेटिक राइट, फ्रेटर्निटी, फ्रीडम, इन सब का स्वाद चखा देता है। ठीक है। उससे पूरी दुनिया ये लेगेसी छोड़ के जाता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन पूरे यूरोप के लिए। ठीक है। अब बहुत सारा जो कॉलोनिज्म था, यानी कि जो यूरोपियन कंट्री था वो दूसरे देश पे अपना कॉलोनी बसा रखा था, उनके खिलाफ भी विद्रोह होना, मूवमेंट होना शुरू हो जाता है। इंडिया के टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय दो एग्जाम्पल है जो क्या करते थे, फ्रांस के क्रांतिकारी गतिविधियों से प्रेरित थे और अपने इंडिया में भी अंग्रेज़ों के खिलाफ एक क्रांतिकारी भावना लोगों में जगाने में मदद करते थे। बोले कि जब फ्रांस आज़ादी प्राप्त कर सकता है, लड़ सकता है जो एग्जिस्टिंग सरकार है उससे, तो हम भारत वासी क्यों नहीं इंग्लैंड के खिलाफ एक साथ जुट कर खड़े हो गए और लड़े और ब्रिटिश को भगा दे। तो टीपू सुल्तान, राजा राम मोहन राय, ये दो ऐसे लोग हैं जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक है। तो बच्चों ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपका आज यहाँ कंप्लीट होता है। पूरा वीडियो को देखिए 2 से 3 बार और देखने के बाद आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, पूरा कहानी की तरह आपको याद हो जाएगा। और एक ऐसा वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें बस आधे घंटे के अंदर में पूरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वो कहानी के माध्यम से आपको बिल्कुल समझा दिया जाएगा। ठीक है। तो वो वीडियो लेक्चर होगा, वो हम जल्द लेके आएंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए और फ्रेंच रिवॉल्यूशन को घोड़ के पी जाइए। ठीक है। कहीं से भी क्वेश्चन पूछे बिल्कुल बनना चाहिए। ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले चैप्टर के साथ हिस्ट्री के। तब तक के लिए गुड बाय और ध्यान रखिए अपना, ख्याल रखिए अपना सब। आप सभी का धन्यवाद। और एक और बात, इम्पोर्टेंट बात, आपको फीडबैक बहुत देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा है कि आप क्या समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। फीडबैक दीजिएगा तो मुझे पता चलेगा, तब मैं और सुधार करके वीडियो ला पाऊँगा। ठीक है। तो आपके शिकायत का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।